हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेस विद फन पे। और आज फिर से एक न्यू वर्कशीट के साथ। ये वर्कशीट मैं थोड़ा सा लेट अपलोड कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तो हम शुरू करते हैं आज की इस वर्कशीट को। और अभी अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ कर दो ना जाके। और हर वीडियो में एक काम करना भूल जाता हूँ, थोड़ा सा ना इसको कम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं आज की इस वर्कशीट को। तो आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 यानी साइंस के चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा, ठीक है, साइंस का चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। अब थोड़ा सही लग रहा है ना, थोड़ा मतलब डार्कनेस कम है। पहले क्या था, डार्कनेस थोड़ी सी ज़्यादा थी, जिस कारण से ना कुछ पता नहीं चलता था। तो नाम, कक्षा, रोल नंबर, विषय, कक्षा, अध्यापक का नाम डालना मत भूलिएगा। तो परमाणु एवं अणु, जो कि काफ़ी हार्ड चैप्टर है, बट इसमें क्या है ना, हमें रट्टाफिकेशन नहीं करना है, इसे समझने की कोशिश करना है। और जब समझ लेंगे तो सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज हमने पढ़ा है रासायनिक संयोजन के दो नियमों के बारे में, जो कि हैं द्रव्यमान के नियम और स्थिर अनुपात के नियम, ठीक है। द्रव्यमान का नियम क्या होता है, तो द्रव्यमान के नियम के अंतर्गत कोई भी परमाणु जो होता है उसका द्रव्यमान निश्चित होता है, और ना ही हम उसके द्रव्यमान को मिटा सकते हैं और ना ही उस द्रव्यमान को बना सकते हैं। यानी कि परमाणु का जो भार रहेगा, ठीक है, द्रव्यमान को भार लेके चलो अभी के लिए, तो परमाणु का जो भार रहेगा वो कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता और कभी भी बदला नहीं, कभी भी राइट नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी कभी भी उसको बदला नहीं जा सकता और कभी भी उसको बनाया नहीं जा सकता, कभी भी उसको खत्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। और स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी भी परमाणु के तत्वों में जो द्रव्यमान का अनुपात रहता है वो सदैव स्थिर रहता है। यानी कि जैसे कि मान के चलो कि जल का यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब दोनों गैस साथ में मिलती हैं तो 1:8 यानी 1:8 का संयोजन करती हैं, ठीक है। और इसे हम कभी भी बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज की इस वर्कशीट के प्रश्न नंबर 1 से। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम से आप क्या समझते हैं। तो एक उदाहरण दीजिए। तो इसके हिसाब से जो है ना, हम इस प्रश्न को शुरू करेंगे और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अगर आपने कुछ भी ना उतारा हो तो उतार लेना। तो ये रहा इसका आंसर। एक मिनट यार, पहले इसको ऑन करते हैं। हाँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है, ये रहा, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में द्रव्यमान ना तो बनाए जा सकते हैं और ना ही उनका विनाश किया जा सकता है। तो किसी भी परमाणु में ना द्रव्यमान को बनाया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश किया जा सकता है। वो उसको प्रकृति की देन होती है। जो परमाणु को प्रकृति द्वारा द्रव्यमान मिला है वो सदैव उसी का रहेगा, उसको ना हम बना सकते हैं और ना हम विनाश कर सकते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण है बेरिलियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान। अभिक्रिया, अभिक्रिया का मतलब बनते समय, ठीक है। यानी दोनों को जब मिलाएंगे तो, और पहले तथा बाद में, यानी अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बनेगा उसके पहले और उसके बाद में दोनों एक ही रहेंगे। यानी बेरिलियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड दोनों का अनुपात, दोनों का जो द्रव्यमान है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी अगर बेरिलियम सल्फेट 11 ग्राम रहेगा तो जो हमारा सोडियम क्लोराइड है वो भी 11 ही रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद चाहे उसका कोई भी पदार्थ बने, कुछ भी बने, वो हमेशा 11 ग्राम ही रहेंगे, ठीक है। तो ये था प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। प्रश्न नंबर 2 है स्थिर अनुपात के नियम से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी पदार्थ में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव एक रहता है, ठीक है। यानी कि जो तत्वों का द्रव्यमान का अनुपात रहता है, ठीक है, अनुपात जिसे हम कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं ऐसे चिन्ह लगा के, वो सदैव एक समान रहेगा, ठीक है, वो कभी भी बदलेगा नहीं। उदाहरण के लिए 9 ग्राम जल को अगर अपघटित किया जाए, यानी घटाया जाए, यानी उससे भाप बन के उड़वाया जाए, तो उसमें से 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस निकलेगी, ठीक है। यहाँ 8 ग्राम के बाद ना यहाँ पर आप ऑक्सीजन लिख लेना, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ कि ऑक्सीजन कैसे लिखते हैं। तो ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऐसे ऑक्सीजन, ना नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 8 ग्राम के बाद आपको क्या लिखना है, ऑक्सीजन, ठीक है, देख लेना ऑक्सीजन। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन नंबर 3 है डाल्टन परमाणु सिद्धांत। डाल्टन एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु के सिद्धांत के बारे में बात करी और उन्होंने अपने सिद्धांतों में ये स्पष्ट किया कि जो परमाणु के रासायनिक संयोजन के नियम होते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है डाल्टन परमाणु सिद्धांत किस प्रकार हमें रासायनिक संयोजन के दोनों नियमों को समझाने में मदद करता है। तो अब एक मिनट में देख लेता हूँ, हाँ सही है, वीडियो चल रही है। तो डाल्टन परमाणु सिद्धांत के अनुसार सबसे पहला है विभिन्न तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुण एक जैसा होता है। देखो यहाँ पर बात करी गई है द्रव्यमान की, जो कि बताता है कि द्रव्यमान संरचना का नियम बिल्कुल सही है। और दूसरा है एक यौगिक में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सापेक्ष संख्या
संख्या मतलब अनुपात, संख्या एक समान होती है। और इससे क्या पता चलता है कि ये दोनों उदाहरण रासायनिक संयोजन के नियमों को समझाते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। एक मिनट, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन, आपको जो उतारना होगा उतार लेना। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों यही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 7 ग्राम नाइट्रोजन को 3 ग्राम हाइड्रोजन के संयोजन करके 10 ग्राम एमोनियम NH3 बनता है, विभिन्न उत्पादों का द्रव्यमान क्या होगा यदि 7 ग्राम नाइट्रोजन। देखो ज़्यादा कुछ नहीं किया है, इसका ना उल्टा कर दिया, हाइड्रोजन को नाइट्रोजन, ठीक है, आपका जो नाइट्रोजन है उसको यहाँ लिख दिया और हाइड्रोजन को यहाँ लिख दिया, ठीक है, कुछ बदलाव किया ही नहीं है। तो हमारा आंसर जो आएगा वो बहुत ही आराम से 17 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका पहले मैं प्रश्न सही से पढ़ लेता हूँ। तो विभिन्न उत्पादों का द्रव्यमान क्या होगा यदि 7 ग्राम नाइट्रोजन को 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस से संयोजित किया जाए। 7 का 7 रख लिया, पर जो 3 था ना उसको बदल के क्या कर दिया, 10 कर दिया, ठीक है। तो बस इसको प्लस करना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 7 ग्राम नाइट्रोजन प्लस 10 ग्राम हाइड्रोजन इज इक्वल टू 17 ग्राम एमोनियम या 17 ग्राम एमोनियम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो 12 ग्राम कार्बन को 32 ग्राम ऑक्सीजन से जलाया जाए तब कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के कौन से नियम पर आधारित है। तो अब देखो, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का जो अनुपात होता है वो होता है 3:11, ठीक है, और 3:8, ठीक है, ये रहता है। और ये जो अनुपात है ये सदैव एक जैसा ही रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड में। तो अब हमें क्या दिखाना है कि अगर 3 ग्राम कार्बन को जलाते हैं 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ तो हमें मिलती है 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो इसका गुणा कर दिया, 3 का 12 कर दिया, 11 का 32 कर दिया, ठीक है। यानी इसका क्या कर दिया कि 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, ठीक है। 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 11 को तो सही से नहीं करा हुआ है मेरे ख्याल से, बट देखो जो कार्बन है उसका गुणा कर दिया और हमारे जो 11 था उसका भी गुणा कर दिया, ठीक है, 2 गुणा कर दिया। तो कार्बन को 32 ग्राम ऑक्सीजन से जलाया गया, ठीक है, 12 ग्राम कार्बन को 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाया गया, तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। तो 12 को प्लस कर देना 32 से, आंसर आएगा 44 ग्राम। अब हमें बताना है कि आपका रासायनिक संयोजन के कौन से नियम पर आधारित है। तो ये रासायनिक संयोजन के स्थिर अनुपात नियम पर आधारित है। अभी आप क्या करना कि 12 को भाग कर देना 32 से, ठीक है, 12 को भाग कर देना 32 से, तो आपका आंसर आएगा 8 और बट्टे में 11, ठीक है, जो कि आपका आएगा 8 राशि, माफ़ करना ये 11 बार मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 8 बट्टे में, वो माफ़ करना आपका आंसर आएगा 3 बट्टे में 8, ठीक है, यही आपका आंसर आएगा, चाहे आप रेशियो करके देख लो। तो ये क्या दिखाता है, स्थिर अनुपात के नियम को। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 83। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहें। धन्यवाद।